बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो एनएसबी कैश बुक का पार्ट 2 है। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। साबका वीडियो में बताया गया था कि रकम नकद या चेक वाले कॉलम में कौन सी रकम लिखी जाएगी, अदायगी रुपयों में इस कॉलम में कौन सी रकम लिखी जाएगी और कुल रकम वाले कॉलम में कौन सी रकम लिखी जाएगी। और ये हिदायत वीडियो के आखिर तक आपकी स्क्रीन पर ऐसे ही रहेंगे। अब हमने सीखना है कि हमने खर्च की तफसील किस तरह से लिखनी है, बशर्ते के राइट कॉर्नर पे सबसे नीचे गुज़िश्ता बकाया ज़ीरो हो। खर्च की तफसील में लिखेंगे बजरिया चेक नंबर और चेक के आखिरी 3 हिस्से लिख देंगे और आगे लिखेंगे निकलवाई गई रकम। हम एक चेक से 10,000 तक की अमाउंट निकलवा सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10,000 ही लिखा है। तो यूँ समझ लें कि आपका पहला कॉलम ये तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए है। अब ये रकम चूंकि हमने बैंक से विड्रॉ करवा ली है और अब हमारे पास ये पेटी कैश की सूरत में भी मौजूद है, तो इसको हम सबसे आखिर वाले कॉलम यानी कुल रकम में भी दर्ज कर देंगे। कुल रकम वाला कॉलम हमारे पास पेटी कैश वाला कॉलम होगा। इसके पीछे डेट आपने ट्रांजैक्शन वाली ही लिखनी है। अब हम इस पेटी कैश में से कोई खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टेशनरी का सामान और फ्लेक्सिस वगैरह खरीदी गई और हमने 3500 रुपये कीमत अदा कर दी और इसे अदायगी वाले कॉलम में दर्ज कर दिया। तमाम किस्म के अखराजात को अदायगी वाले कॉलम में ही दर्ज करना है। अब चूंकि ये खर्च आपने अपने इन हैंड अमाउंट 10,000 में से किया है, तो अब आपके पास पेटी कैश में 6500 रुपये मौजूद हैं। तो 10,000 में से 3500 माइनस करके अब बाकी आपके पास बैलेंस 6500 रुपये का है, जो आपने कुल रकम वाले कॉलम में ही दर्ज कर दिया। अब आपने उसी माह का बिजली का बिल अदा किया जो 6,000 रुपये था, तो अब ये 6,000 भी आपने अपने पेटी कैश यानी इन हैंड 6500 में से ही अदा किए। तो अब आपके पास पेटी कैश या इन हैंड रकम सिर्फ 500 रुपये रह गई, जो कुल रकम वाले कॉलम में आपने दर्ज कर दी। अब फ़र्ज़ कर लें कि इसी माह आपके बैंक चार्जेस टैक्सीज़ की सूरत में या चेक बुक की पेमेंट की सूरत में 560 रुपये कट गए। अब वो 560 बैंक से डिडक्ट हो गए हैं, तो उन्हें हम पहले कॉलम में दर्ज कर देंगे और साथ ही दूसरे कॉलम में भी दर्ज कर देंगे, क्योंकि ये अदा भी हो गए हैं। यानी ये 560 बैंक में से भी कट गए हैं और 560 की अदायगी भी हो गई है। तो इस 560 में से हमारे पास इन हैंड कोई रकम नहीं बची। ऐसी सूरत में हमारे पास पहले से मौजूद इन हैंड अमाउंट 500 रुपये ही इसके सामने दर्ज कर दी जाएगी। अब हमने एक अदायगी फीडर टीचर की पे थी, वो क्रॉस चेक के थ्रू करती है, तो लिखा बजरिया क्रॉस चेक, आखिरी 3 हिस्से लिखे और आगे लिखा अदा की गई रकम। सबसे ऊपर हमने लिखा था बजरिया चेक नंबर और निकलवाई गई रकम। यहाँ हम लिखेंगे बजरिया क्रॉस चेक अदा की गई रकम। फ़र्ज़ करें कि ये रकम 5,000 रुपये है, तो ये 5,000 रुपये पहले कॉलम में भी लिखेंगे क्योंकि ये बैंक से निकल गए हैं, और दूसरे कॉलम में भी लिखेंगे कि इनकी अदायगी हो गई, यानी अखराजात में भी शामिल हो गए हैं। अब इस 5,000 में से भी हमारे पास इन हैंड कोई रकम नहीं बची और पहले की तरह वही 500 रुपये ही हमारे पास इन हैंड रहेंगे, जो आगे लिख दिए जाएंगे। अभी मंथ कंटिन्यू है और अभी हमारे पास इन हैंड 500 रुपीज़ मौजूद हैं। तो स्कूल में स्कूल काउंसिल मीटिंग और पेरेंट टीचर मीटिंग का इनेकाद कर दिया गया और उसके रिफ्रेशमेंट के सिलसिले में 500 रुपये खर्च आए। वो 500 रुपये हमने अदायगी वाले कॉलम में लिख दिए। ये अखराजात हमने अपने इन हैंड अमाउंट में से किए हैं। तो इन हैंड 500 में से 500 खर्च करने के बाद अब हमारे पास यहाँ ज़ीरो बैलेंस रह जाएगा। और ये किसी मंथ की क्लोजिंग की आइडियल सिचुएशन है कि उस मंथ में आपके पास इन हैंड कोई अमाउंट ना हो। अब हमने बैंक से निकलने वाली तमाम रकमों का टोटल करके रवा माह मिनहा की गई रकम वाले खाने में लिख देना है, जिसे हमने डी से ज़ाहिर किया था। इसी तरह अखराजात वाली तमाम रकमों का टोटल करके हमने रवा माह के कुल अखराजात वाली खाने में दर्ज कर देना है, जिसे हमने एफ़ से ज़ाहिर किया था। अब यहाँ बच जाने वाले पेटी कैश को हम अगले माह में इसी जगह पर गुज़िश्ता माह बकाया में दर्ज कर देते हैं और फिर उसी तरह से अखराजात की तफसील लिखते हैं जिस तरह से अभी हम डिस्कस करके आए हैं। लेकिन अगर इख्तिताम माह बकाया हमारे पास ज़ीरो नहीं बचता, मिसाल के तौर पे हमारे पास इन हैंड 500 रुपये हैं, जबकि स्कूल काउंसिल की मीटिंग और पेरेंट टीचर मीटिंग पर हमारा 300 रुपये खर्च आ गया, तो 200 रुपये हमारे पास इन हैंड बच जाएंगे। अब बैंक से मिनहा की गई रकम का टोटल 15,560 रुपये दर्ज किया और अखराजात का टोटल 15,360 रुपये। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जो पेटी कैश बचेगा वो वही होगा जो हमारे पास ऊपर कुल रकम वाले खाने में बच गया था, बशर्ते कि हमारी तमाम एंट्रीज़ एक्यूरेट हों। अब इस सूरत में इस 200 रुपये को हमने अगले माह गुज़िश्ता माह बकाया में भी दर्ज करना है और ऊपर खर्च की तफसील में भी, और इसका बैलेंस कुल रकम वाले कॉलम में दर्ज करेंगे। यानी बैंक से निकलवाई गई रकम से पहले भी हमारे पास इन हैंड 200 रुपये मौजूद हैं।
अब यहाँ से जो हम बैंक से रकम निकालेंगे वो इस 200 में ऐड होकर हमारा बैलेंस बनेगा, अखराजात इसमें से माइनस होकर आते रहेंगे और बाकी तफसील उसी तरह से जैसे पहले डिस्कस की जा चुकी है। अब एक और सूरत हाल भी हो सकती है कि स्कूल काउंसिल की मीटिंग और पेरेंट टीचर मीटिंग की रिफ्रेशमेंट 500 रुपये से ज़्यादा हो गई, यानी 600 रुपये की हुई। तो इस सूरत में 100 रुपया हमने अपने पास से खर्च कर दिया, उसे हम कुल रकम वाले कॉलम में माइनस के साथ लिख देंगे। अब मिनहाल की गई रकम का टोटल 15,560 रुपये दर्ज किया और जो कुल अखराजात हुए वो 15,660 रुपये के हो गए। तो इस सूरत में हमारे पास इख्तिताम माह बकाया में पेटी कैश माइनस 100 रुपया होगा। अब इसे भी उसी तरह अगले माह में गुज़िश्ता बकाया वाले कॉलम में भी लिखेंगे और ऊपर इसकी एंट्री करेंगे साबका माह ज़ायद खर्च ब्रैकेट में पेटी कैश और कुल रकम वाले कॉलम में माइनस 100। इसके बाद आप इस मंथ के बाकी अखराजात यहाँ पे दर्ज करते जाएंगे। आइडियल सिचुएशन यही है कि इख्तिताम माह बकाया आपके पास ज़ीरो बैलेंस आना चाहिए और एनएसबी का ये रजिस्टर महीने के एंड पर ही पुर करना चाहिए, जब ये कंफर्म हो जाए कि तमाम ट्रांजैक्शंस भी शो हो रही हैं और तमाम अदायगी भी की जा चुकी है और कोई ऐसा काम पेंडिंग नहीं जिसकी अदायगी करने की सूरत में उसकी ट्रांजैक्शन लेट हो सकती हो। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के बाद आपको एनएसबी कैश बुक लिखने में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। फिर भी कोई अबहम रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।